बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में एक गरीब मटन बिरयानी वाला रहा करता था, जो रोज सुबह उठकर गांव के एक कोने में अपना मटन बिरयानी का ठेला लगा दिया करता था। वो आवाज देने लगता, आओ भाई आओ, गर्मा गर्म मटन बिरयानी खाओ। ऐसा मटन बिरयानी आपको नहीं मिलेगा पूरे गांव में। आओ भाई आओ और गर्मा गर्म मटन बिरयानी खाओ। लोग उसकी बातें सुनकर दौड़े चले आते उसके ठेले पर। एक दिन दो लोग आए और बोले, भाई आप क्या बोल रहे हो? क्या सच में गर्मा गर्म मटन बिरयानी बेच रहे हो? कितने रुपए का है भाई मटन बिरयानी तुम्हारा? अरे भाई बस 20 रुपए में है। ऐसा मटन बिरयानी 20 रुपए में आपको कोई नहीं देगा। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। इतना सस्ता और गर्मा गर्म स्वादिष्ट भी। ठीक है भाई, 2 प्लेट लगा दो गर्मा गर्म तुम्हारा मटन बिरयानी। देखते हैं, अगर हमें अच्छा लगा तो हम तुम्हारे ठेले पर रोज आएंगे। दोनों को मटन बिरयानी देता है और वे बड़े मजे से खाने लगते हैं। खाने के बाद दोनों कहते हैं, भाई क्या मटन बिरयानी तुमने बनाई है, दिल खुश हो गया। ऐसा मटन बिरयानी तो हमने पूरी जिंदगी में खाया ही नहीं था। भाई तुमने तो दिल ही खुश कर दिया। अब से मैं रोज तुम्हारे पास आऊंगा मटन बिरयानी खाने। कोई बात नहीं भाई, शुक्रिया आपका। ठीक है भाई, हम लोग चलते हैं और अगली बार और लोगों को लेकर आएंगे। दोनों ग्राहक ये बोलकर चले जाते हैं। तभी एक नया ग्राहक आता है और रमेश से कहता है, भाई मैंने सुना है तुम्हारी मटन बिरयानी बहुत मशहूर हो रही है, लेकिन सच बताना इतनी सस्ती क्यों बेच रहे हो? कहीं क्वालिटी में कमी तो नहीं? अरे नहीं भाई, मैं भले ही गरीब हूँ, लेकिन खाने की क्वालिटी से कभी समझौता नहीं करता। कम मुनाफा रखता हूँ ताकि गांव के हर आदमी को अच्छा खाना मिल सके। नया ग्राहक मुस्कुराया और बोला, ठीक है भाई, एक प्लेट मुझे भी दे दो। अगर स्वाद अच्छा हुआ तो मैं भी सबको तुम्हारे ठेले का नाम बताऊंगा। रमेश ने बड़े प्यार से गर्मा गर्म मटन बिरयानी की प्लेट सजाई, ऊपर से थोड़ा धनिया गाला और ग्राहक को दे दी। खुशबू इतनी लाजवाब थी कि आसपास खड़े लोग भी देखने लगे। ग्राहक ने पहला कौड़ लिया और उसकी आंखें चमक उठी। वाह भाई, सच में कमाल कर दिया। इतनी स्वादिष्ट मटन बिरयानी मैंने शहर में भी नहीं खाई। आज से तुम्हारा ठेला पूरे गांव में सबसे मशहूर होगा। लोगों ने सही कहा, रमेश भाई की मटन बिरयानी पूरे गांव में सबसे अच्छी है। नए ग्राहक की बात सुनकर आसपास खड़े लोग भी उत्साहित हो गए। देखते ही देखते रमेश के ठेले पर लंबी लाइन लग गई। कोई आधा किलो पैक कराने लगा तो कोई अपने घर वालों के लिए 4-4 प्लेट लेने लगा। रमेश के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, लेकिन वो पहले की तरह ही विनम्र बना रहा। वो हर ग्राहक को मुस्कुराकर बिरयानी देता और कहता, धन्यवाद भाई, फिर आइएगा। इसी गांव में दूसरी तरफ एक कालिया लालची मटन बिरयानी वाला था, जिसके ठेले पर पहले बहुत लोग मटन बिरयानी खाते थे। लेकिन जब से रमेश ने अपना ठेला लगाया है, तब से कालिया के ठेले के आसपास कोई नहीं आता है। वो परेशान रहता और सोचता, अरे आजकल हमारे ठेले पर लोग क्यों नहीं आ रहा है? सब लोग कहाँ चले गए भाई? कहीं गांव में कोई और मटन बिरयानी वाला तो नहीं आ गया? तभी एक आदमी उसके पास से गुजर रहा था। कालिया ने उसे आवाज देकर बुलाया और कहा, क्या हो गया है भाई? क्यों लोग हमारे ठेले पर नहीं आ रहे? क्या गांव में कोई और आ गया है जो हमारा धंधा चौपट कर रहा है? हाँ भाई, हमारे गांव में एक रमेश मटन बिरयानी वाला है, जो बहुत ही स्वादिष्ट और गरम गरम मटन बिरयानी खिला रहा है। और बहुत कम पैसे में जब भी वह ठेला लगाता है, लोग दौड़कर उसके पास जाते हैं। ये सुनकर कालिया गुस्से में आग बबूला हो गया। उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। तुमने बहुत अच्छा किया जो ये बात हमें बता दी। हमें तो मालूम ही नहीं था कि हमारे गांव में कोई और मटन बिरयानी वाला आ गया है। लेकिन अब हम भी देखेंगे कि ये कैसे अपना ठेला चलाता है। कालिया के चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही थी। उसके मन में बदले की आग सुलगने लगी थी। वो रमेश की बढ़ती लोकप्रियता सहन नहीं कर पा रहा था। उधर रमेश अपने काम में ईमानदारी और मेहनत से लगा हुआ था। उसे इस आने वाले तूफान का जरा भी अंदाजा नहीं था। अगले दिन रमेश अपना ठेला फिर गांव के कोने में लगा देता है और ग्राहकों का इंतजार करने लगता है। तभी 2 ग्राहक आते हैं और कहते हैं, रमेश भाई, गर्मा गर्म मटन बिरयानी दो, और हाँ, स्वादिष्ट होनी चाहिए। 2 प्लेट तुरंत लगा दो भाई। ठीक है भाई, अभी लगा रहा हूँ। तभी कालिया आ जाता है और कहता है, रमेश, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हारी वजह से हमारा धंधा खराब हो गया है। हम भी देखेंगे कि तुम अपना ठेला कब तक चला पाओगे। कालिया भाई, ये तुम्हारी जमीन थोड़े ही है। मैं अपना ठेला नहीं हटाऊंगा। तुम जो करना चाहो कर लो। ठीक है रमेश, अब तुम देख लो। रमेश सोचने लगता है,
ये कालिया बहुत खतरनाक आदमी है, हमें कुछ करना पड़ेगा वरना हमारा धंधा खत्म हो जाएगा। ये ठेला ही तो हमारा सहारा है। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है कि रमेश मटन बिरयानी में कुछ मिलाकर बेचता है। अगले दिन रमेश फिर अपना ठेला गांव के कोने में लगा देता है और ग्राहकों का इंतजार करने लगता है। तभी कालिया के 2 खतरनाक चमचे अपना चेहरा बदलकर रमेश के ठेले पर आते हैं और कहते हैं, भाई गरम गरम और स्वादिष्ट 2 प्लेट मटन बिरयानी लगा दो, हमें काफी देर से भूख लगी है। रमेश उन्हें बिरयानी देने लगता है। जैसे ही वो बिरयानी परोस रहा होता है तभी गांव का एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और रमेश उससे बात करने में बिजी हो जाता है। तभी कालिया के दोनों चमचों में से एक चुपके से अपनी जेब से एक छोटा सा पाउडर निकालता है और रमेश की बिरयानी में मिला देता है। फिर वो रमेश से कहता है, रमेश भाई, हम दोनों थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं, हमें कुछ काम है। ठीक है भाई। इतना कहकर दोनों चमचे वहां से चले जाते हैं और रमेश फिर बूढ़े काका को मटन बिरयानी देता है। बूढ़ा आदमी जैसे ही बिरयानी खाता है उसे कुछ अजीब सा लगता है। वो भौहें चढ़ाकर कहता है, रमेश भाई, तुमने क्या मिलाया बिरयानी में? ये तो बिल्कुल खराब लग रही है, कोई स्वाद ही नहीं है। क्या बोल रहे हो काका? मैंने तो बड़ी अच्छी तरह से मटन बिरयानी बनाई थी, अपने हाथों से बनाई है। मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा, मुझे तुम्हारी बिरयानी घटिया लगी। ये कहकर वो चला जाता है। रमेश सोच में पड़ जाता है। ये क्या हो गया? लगता है किसी ने बिरयानी में कुछ मिला दिया है। दूसरे दिन उधर कालिया के ठेले पर लोग लाइन में लगे होते हैं और कालिया मन ही मन मुस्कुराता है। अब आया मजा, देखते हैं रमेश का ठेला कब तक चलता है। रमेश फिर अपना ठेला गांव के कोने में लगाता है। इस बार गांव के मुखिया वहां आते हैं और कहते हैं, अरे रमेश, गरम गरम मटन बिरयानी दो और हाँ, स्वादिष्ट होनी चाहिए। ठीक है मुखिया जी, अभी देता हूँ। मुखिया बिरयानी खाते हैं और उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगती है। रमेश बेटा, तुम्हारी बिरयानी तो बहुत अच्छी है, मगर तुम्हारे पास ग्राहक क्यों नहीं आ रहे? रमेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उदास होकर कहता है, क्या बताऊं मुखिया जी, 2 दिन पहले जब मैं बिरयानी परोस रहा था तब लोग आए और मेरे खाने में कुछ मिला के चले गए। उसके बाद से गांव में अफवाह फैल गई कि मैं बिरयानी खराब बेचता हूं। अब लोग मुझ पर भरोसा ही नहीं कर रहे। मुखिया जी सब समझ जाते हैं और कहते हैं, बेटा, वो जो 2 लोग आए थे वे कालिया के चमचे थे। अच्छा बेटा, तुमने कालिया से कुछ कहा था? हाँ मुखिया जी, 2 दिन पहले कालिया ने मुझसे कहा था कि मैं अपना ठेला यहाँ से हटा दूं, वरना वो मेरी मुश्किलें बढ़ा देगा। ठीक है बेटा, अब मैं कल सबको गांव की चौपाल पर बुलाऊंगा। तुम्हें सबूत देना होगा कि वे दोनों कालिया के ही आदमी थे। रमेश सोच में पड़ जाता है। अब मैं सबूत कहाँ से लाऊं? मैंने तो उन्हें बिरयानी में कुछ मिलाते हुए देखा ही नहीं। तभी रमेश के ठेले पर एक छोटा बच्चा आता है और कहता है, रमेश अंकल, मैंने उन दोनों को आपकी मटन बिरयानी में कुछ मिलाते हुए देखा है। रमेश की आंखें चमक उठती हैं। सच बेटा, तुमने अपनी आंखों से देखा है? हाँ अंकल, वे दोनों चुपके से कुछ मिला रहे थे। रमेश मन ही मन सोचता है, अब सबूत मिल गया, कल सच्चाई सामने आएगी। अगले दिन गांव के सारे लोग चौपाल पर इकट्ठा होते हैं। मुखिया जी आते हैं और कहते हैं, रमेश बेटा, क्या तुम्हारे पास सबूत है? तभी बच्चा आगे बढ़कर कहता है, हाँ मुखिया जी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। ये 2 वही लोग हैं जिन्होंने रमेश भैया की मटन बिरयानी में कुछ मिलाया था। गांव वाले हैरान रह जाते हैं। तो ये तुम्हारी साजिश थी? एक गरीब मेहनती आदमी को बदनाम करने के लिए इतनी खतरनाक चाल चली? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोगों को गांव में रहने का हक नहीं है। फिर मुखिया जी गांव वालों से कहते हैं, आज से कालिया और उसके ये दोनों चमचे गांव से बाहर रहेंगे। यहाँ मेहनत करने वालों की इज्जत होगी, साजिश करने वालों की नहीं। गांव वाले भी सहमति में सिर हिलाते हैं। कालिया और उसके चमचे गांव छोड़कर चले जाते हैं। रमेश की ईमानदारी जीत जाती है। अगले दिन रमेश फिर अपना ठेला गांव के कोने में लगाता है। इस बार लोग पहले से भी ज्यादा संख्या में आते हैं और उसकी स्वादिष्ट मटन बिरयानी का आनंद लेते हैं। देखा, सच्चाई और मेहनत की हमेशा जीत होती है। रमेश की आंखों में अब डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास चमक रहा था। जिस चौपाल पर कल तक उस पर सवाल उठ रहे थे, आज वही लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई उसकी मेहनत और सच्चाई की मिसाल देने लगा। धीरे धीरे रमेश का ठेला सिर्फ एक खाने की जगह नहीं बल्कि ईमानदारी की पहचान बन गया। लोग कहते, अगर मेहनत सच्ची हो तो भगवान भी साथ देता है। रमेश ने उस दिन के बाद एक बात हमेशा याद रखी, मुश्किलें इंसान को गिराने नहीं बल्कि उसे मजबूत बनाने आती हैं। और इसी तरह गांव में फिर से खुशियों की खुशबू फैल गई।
गर्मा गर्म मटन बिरयानी की खुशबू के साथ। जब भी जिंदगी में कोई आपकी राह रोकने की कोशिश करे तो घबराना मत। सच और मेहनत की ताकत सबसे बड़ी होती है, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो हार मानना नहीं जानता। सुरेश जो किस्मत से हारकर शहर से वापस लौटा था, जेब खाली थी और दिल में मायूसी भरी हुई। दूसरी तरफ उसका जिगरी दोस्त रमेश गांव में अपने छोटे से ठेले पर समोसे तल रहा था। धुएं के साथ उसकी उम्मीदें भी आसमान में उड़ती थीं, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे अपने दोस्त सुरेश की कमी हमेशा खलती थी। रमेश का समोसे का ठेला पूरे गांव में बहुत मशहूर था। एक दिन दोपहर की हल्की धूप में जब कढ़ाई में समोसे छन रहे थे और ग्राहकों की भीड़ लगी थी, तभी सड़क के उस पार से एक जाना पहचाना चेहरा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता दिखाई दिया। रमेश की नजर जैसे उस पर पड़ी, उसका हाथ एक पल के लिए रुक गया। वह सुरेश था, उसका वही जिगरी दोस्त जिससे मिले उसे महीनों बीत चुके थे। क्यों भाई, अपने दोस्त को एक समोसा नहीं खिलाएगा? अब तो तुम मशहूर आदमी बन गया है। अरे पगले, तू आए और मैं समोसा ना खिलाऊं? ये ठेला आज भी उतना ही तेरा है जितना मेरा। रमेश की आंखों में हैरानी भी थी और खुशी भी। उसने तुरंत कढ़ाई से ताजा समोसा निकाला और प्लेट में रखते हुए बोला, भाई ये तो बता, शहर में क्या काम कर रहे हो? जरा मैं भी तो जानूं, मेरा दोस्त आजकल क्या करता है, कहीं बड़ा अफसर तो नहीं बन गया? क्या बताऊं रमेश भाई, किस्मत ही खराब है। शहर से लौट आया पर यहाँ भी कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा। सुरेश की आवाज में थकान भी थी और टूटा हुआ आत्मविश्वास भी। उसके शब्दों में शहर की भीड़, भागदौड़ और अधूरे सपनों की कसक साफ झलक रही थी। रमेश ने गौर से अपने दोस्त का चेहरा देखा। ये वही सुरेश था जो कभी बड़े बड़े सपने देखा करता था, मगर आज हालात ने उसकी चमक कुछ फीकी कर दी थी। अरे भाई, तू इतना मायूस क्यों है? जब तक तेरा यार खड़ा है तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं। फिक्र कैसे ना करूं देशित रमेश, खाली जेब इंसान का आत्मविश्वास छीन लेती है। देख, मेरा समोसे का ठेला वैसे भी मशहूर है, लेकिन अकेले सब संभालना मुश्किल हो जाता है। तो तू क्या चाहता है, मैं तेरे ठेले पर कोयला फूंकूं? काम छोटा या बड़ा नहीं होता भाई, तू बस मेरा हाथ बटा, मैं तुझे हर दिन की मेहनत का हिस्सा दूंगा। खाली बैठने से तो अच्छा है कि अपने लोगों के साथ मिलकर काम किया जाए। ठीक है, कल से आ जाऊंगा। सुरेश के ठीक है कहते ही जैसे रमेश के चेहरे पर फिर से चमक लौट आई। उसे पता था कि उसने अपने दोस्त को सिर्फ काम नहीं बल्कि हौसला दिया है। उस शाम दोनों देर तक ठेले के पास खड़े भविष्य की बातें करते रहे। योजनाएं बनती रहीं, कैसे काम बढ़ाना है, कैसे नए ग्राहक जोड़ने हैं और कैसे एक दिन छोटे से ठेले को बड़ी दुकान में बदलना है। रात ढल रही थी, लेकिन उनकी उम्मीदें अभी जाग रही थी। दोस्ती की यही खासियत होती है, जब एक का विश्वास डगमगाता है तो दूसरा उसका सहारा बन जाता है। अगले दिन से एक नई शुरुआत हुई। सुबह की पहली किरण के साथ ही दोनों ठेले पर पहुंच गए। रमेश मसाले तैयार कर रहा था तो सुरेश कोयले सुलगा रहा था। कोई सब्जियां काट रहा था तो कोई प्लेटें सजा रहा था। अब काम बढ़ गया था और जिम्मेदारी भी। धीरे धीरे उनकी तालमेल इतनी बढ़ गई कि बिना बोले ही एक दूसरे की जरूरत समझने लगे। ग्राहक भी यह बदलाव महसूस करने लगे। पहले जहाँ ठेले पर थोड़ी बहुत भीड़ होती थी, अब शाम होते होते लाइन लगने लगी। भाई, आज तो समोसे और भी स्वादिष्ट लग रहे हैं। दोनों दोस्तों की मेहनत रंग ला रही थी। सुरेश का आत्मविश्वास लौटने लगा और रमेश का हौसला दोगुना हो गया। रमेश, आज तो ग्राहकों की लाइन खत्म ही नहीं हो रही। सब ऊपर वाले की कृपा है और अब तेरी मेहनत का भी असर दिख रहा है। सच में इन समोसे की खुशबू ही ऐसी है कि कोई भी खींचा चला आए। बस यही तो हुनर है भाई, मसालों का सही तालमेल ही असली जायका बनाता है। अच्छा रमेश, आज की गल्ला कितनी हुई होगी? आज तो रिकॉर्ड तोड़ कमाई है, करीब 5,000 रुपए की बिक्री हुई है। 5,000 रुपए, ये तो बहुत बड़ी रकम है एक दिन के लिए। ये ले सुरेश भाई, आज की तेरी मेहनत के 1,000 रुपए। आज तूने सच में कमाल का हाथ बटाया, वरना मैं तो भीड़ में खो ही जाता। बस 1,000 रुपए। रमेश, आज मैंने गल्ले में नोटों का ढेर देखा था और तुम मुझे इतने कम पैसे दे रहे हो भाई। सुरेश की आवाज में हल्की सी कसक थी। उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन आंखों में सवाल साफ दिखाई दे रहे थे। रमेश ने यह बदलाव महसूस किया, मगर वह जानता था कि धंधे की चमक जितनी बाहर दिखती है, अंदर उतनी ही जिम्मेदारियों और खर्चों का बोझ भी होता है। गले में भले ही नोटों का ढेर दिख रहा था, और उस ढेर के पीछे गोश्त का दाम, मसालों का हिसाब, कोयले का उधार और रोज के खर्च छिपे हुए थे। लेकिन सुरेश अभी इन बारीकियों से अनजान था। उसे बस इतना दिख रहा था कि मेहनत दोनों ने बराबर की, फिर हिस्सेदारी बराबर क्यों नहीं। दोस्ती की राह पर अब पहली दरार की हल्की सी रेखा खिंच चुकी थी। रमेश ने सुरेश को समझाने की पूरी कोशिश की। भाई कम से कम 5,000 रुपए की बिक्री तो हुई ही होगी। हाँ भाई, अंदाजा तेरा एकदम सटीक है भाई। पूरे 5,100 रुपए आए हैं, लेकिन ये सब मुनाफा थोड़े ही है। तो फिर क्या है, मेहनत तो हमने बराबर की।
तूने समोसे डाले, मैंने उन्हें परोसा और बर्तन तक धोए। फिर 5,100 रुपए में से मुझे सिर्फ 1,000 रुपए दिया। इतना छोटा सा हिस्सा। अरे मेरे दोस्त, तू अभी धंधे की बारीकियां नहीं समझता। इस 5,100 रुपए में से पहले कल के गोश्त के पैसे देने हैं, मसालों का बिल चुकाना है और कोयले वाले का उधार भी बाकी है। ये तो हर रोज का बहाना है। गोश्त, मसाले और कोयले में क्या इतना खर्च हो जाता है कि काम करने वाले के लिए सिर्फ चिल्लर बचे। रमेश, बहाना मत करो। बहाना नहीं है सुरेश, तू खुद सोच। दुकान का किराया, बिजली का बिल और जो प्लेटें टूटती हैं उनका खर्चा कहाँ से आएगा? जो सब काट कर बचता है वही असली कमाई है। यानी सारा जोखिम तेरा दो और सारी मलाई भी तेरी। और मैं यहाँ सिर्फ 1,000 रुपये में खड़ा रहूं तेरा पसीना पोंछने के लिए। भाई तू गलत सोच रहा है। शुरुआत में 1,000 रुपए कम नहीं होते। धीरे धीरे जब धंधा और बढ़ेगा तो तेरी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगा, भरोसा रख। भरोसा तो है, पर पेट सिर्फ भरोसे से नहीं भरता रमेश। मैं देख रहा हूं कि लोग सिर्फ तेरे हाथ के बने समोसे के लिए नहीं, उस नाम के पीछे आ रहे हैं जो हम दोनों मिलकर बना रहे हैं। लेकिन रमेश, अब मैं तेरे साथ काम नहीं करूंगा। मैं खुद अपना ठेला तुम्हारे ठेले के सामने लगाऊंगा। मेरा जितना मुनाफा होगा मैं खुद रखूंगा। मैं जा रहा हूं। की सुरेश के आखिरी शब्द हवा में तैरते रह गए। ठेले के पास खड़े रमेश के हाथ जैसे वहीं थम गए। कढ़ाई में उबलता तेल अपनी जगह था, लेकिन उसके भीतर कुछ ठंडा पड़ गया था। उसे उम्मीद थी कि नाराजगी है तो बातचीत से सुलझ जाएगी, पर आज सुरेश के लहजे में फैसला था और फैसलों में अक्सर दूरी छुपी होती है। रमेश ने उसे रोकना चाहा, पर शब्द गले में ही अटक गए। दोस्ती का रिश्ता कभी हिसाब से नहीं चलता, लेकिन जब बात मुनाफे तक पहुंच जाए तो दिल और दिमाग आमने सामने खड़े हो जाते हैं। सड़क वही थी, ठेला वही था, पर अब कहानी बदलने वाली थी। अगले ही दिन सुबह सुबह जब रमेश अपना ठेला सजा रहा था, उसने देखा सड़क के ठीक सामने एक नया ठेला खड़ा है। चमचमाती कढ़ाई, नया तिरपाल और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सुरेश स्पेशल समोसे। सुरेश ने ठेला जानबूझकर ठीक रमेश के सामने लगाया था, मानो यह सिर्फ कारोबार नहीं, एक खुली चुनौती हो। तेल चढ़ा, कढ़ाई गर्म हुई और सुरेश ने तेज आवाज में ग्राहकों को पुकारना शुरू किया। आइए आइए, गर्मा गर्म समोसे खाइए, नए स्वाद का मजा लीजिए। एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। सुरेश भाई, तुम खुद का ठेला खोल लिए, लेकिन मैं तो रमेश के यहाँ से ही समोसे खाऊंगा, क्योंकि उसका ठेला बहुत पुराना है। ग्राहक की बात सुनकर सुरेश के चेहरे की मुस्कान तो बनी रही, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल जल उठा। उसे उम्मीद थी कि लोग नएपन के चक्कर में उसकी तरफ आएंगे, पर गांव वालों का भरोसा अब भी रमेश पर ही था। दिन ढलता गया, भीड़ छंटती गई, लेकिन सुरेश के मन में जलन की आग और तेज होती गई। उसे लगने लगा कि जब तक रमेश का नाम और उसकी साख कायम है, तब तक उसका ठेला पूरी तरह नहीं चल पाएगा। और तभी उसके मन में एक खतरनाक ख्याल आया। उसने सोचा, अगर रमेश के मसालों में रात को चुपके से सड़ा हुआ मसाला मिला दूं, तो सुबह जब ग्राहकों को बदबू या खराब स्वाद का पता चलेगा तो उनका भरोसा टूट जाएगा। और मैं पुलिस को भी खबर दे दूंगा कि रमेश सड़ा हुआ मसाला मिलाकर समोसे बेचता है, और फिर सब मेरे पास आ जाएंगे। ये विचार जैसे उसके दिमाग में जहर की तरह फैल गया। उस रात गांव की सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। चांद की हल्की रोशनी में ठेले धुंधले से दिखाई दे रहे थे। सुरेश धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ रमेश के ठेले के पास पहुंचा। चारों तरफ नजर दौड़ाई, कोई नहीं था। उसने कांपते हाथों से मसालों का डिब्बा खोला और अपने साथ लाया हुआ सड़ा हुआ मसाला उसमें मिला दिया। कुछ पल के लिए उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। अब क्या होगा रमेश? तेरा ठेला अब बंद होगा। कल जब ग्राहकों को बदबू आएगी तो सब तुझसे मुंह मोड़ लेंगे, और फिर ये सड़क सिर्फ मेरी होगी। अगली सुबह गांव की सड़क पर हमेशा की तरह चहल पहल शुरू हुई, लेकिन आज माहौल कुछ अलग था। सुरेश दूर से आता दिखाई दिया और उसके साथ 2 पुलिस वाले भी थे। रमेश हैरान रह गया। अरे सुरेश, ये सब क्या है? हमें शिकायत मिली है कि यहाँ खराब और सड़ा हुआ मसाला इस्तेमाल किया जा रहा है। हमें ठेले की जांच करनी होगी। आसपास खड़े लोग फुसफुसाने लगे। रमेश के चेहरे पर चिंता तो थी, पर डर नहीं। पुलिस ने मसालों के डिब्बे खोलने शुरू किए। एक एक कर सबकी जांच होने लगी, और तभी एक डिब्बा खुला और उसमें से तेज बदबू आई। साहब, ये मसाला तो सड़ा हुआ लग रहा है। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ लोग पीछे हटने लगे। रमेश स्तब्ध खड़ा था। नहीं साहब, ये कैसे हो सकता है? मैं तो हमेशा ताजा मसाला ही इस्तेमाल करता हूं। ये जरूर किसी की साजिश है। सुरेश एक तरफ खड़ा सब देख रहा था। रमेश, तुम ये सब काम करते हो? साहब, मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये जरूर किसी की साजिश है। मैं बरसों से यहां ईमानदारी से काम कर रहा हूं। अब सब थाने में पता चलेगा।
कांस्टेबल, इसको जल्दी हिरासत में लो। अगले दिन रमेश जेल चला गया और सुरेश का ठेला अब तेजी से चलने लगा। ग्राहक जो पहले रमेश के पास जाते थे अब मजबूरी या जिज्ञासा में सुरेश के समोसे खाने लगे। भीड़ बढ़ी, बिक्री बढ़ी, लेकिन सुरेश के दिल में कहीं ना कहीं एक अनजाना डर भी बढ़ने लगा। एक दिन दोपहर में वही पुलिस इंस्पेक्टर सुरेश के ठेले पर आ पहुंचा। क्यों सुरेश, धंधा तो अच्छा चल रहा है। जी साहब, आपकी दुआ है। एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि रमेश के मसाले में गड़बड़ है? तुमने शिकायत कैसे की? सवाल सुनते ही सुरेश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ में पकड़ी चम्मच हल्का सा कांप गई। वो साहब, मैंने बस यूं ही शक में बता दिया था। मुझे किसी ने बताया था। शायद किसी ग्राहक ने, हाँ, एक ग्राहक ने बदबू की बात कही थी। कौन ग्राहक? नाम क्या था उसका? सुरेश के पास कोई जवाब नहीं था। वह इधर उधर देखने लगा, पसीना उसके माथे पर चमकने लगा। इंस्पेक्टर की तेज नजरें सुरेश के चेहरे पर टिकी रहीं। उसके जवाब उलझे हुए थे और शक अब यकीन में बदलने लगा था। सुरेश, तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा, कुछ बातें साफ करनी है। सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह खुद को संभालते हुए पुलिस के साथ चलने लगा। थाने पहुंचते ही इंस्पेक्टर ने एक फाइल मेज पर रखी। तुम्हें लगा था कि रात का अंधेरा तुम्हें बचा लेगा, लेकिन सड़क पर लगे नए सीसीटीवी कैमरे ने सब रिकॉर्ड कर लिया है। हाँ साहब, मैंने ये सब किया है क्योंकि ये हजारों कमाता था और मुझे सिर्फ 1000 रुपये देता था। तुझे क्या लगा मैं वो पैसे अपनी जेब में भरता था? मैं तो तेरे भविष्य के लिए पैसे जोड़ रहा था ताकि एक दिन हम मिलकर बड़ी दुकान खोल सकें। क्या तू अरशद साहब, तू झूठ बोल रहा है। तू बस मुझे नीचा दिखाना चाहता था। सुरेश, रमेश सही कह रहा है। इसकी डायरी में तुम्हारी हिस्सेदारी के नाम से अलग हिसाब लिखा मिला है। तुमने लालच में आकर अपने सबसे बड़े शुभचिंतक को ही धोखा दे दिया। अब साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ईर्ष्या की आग में अंधा हो गया था। मैंने ही वो पैकेट रखे थे। रमेश, अब इसका जुर्म कबूल हो चुका है। इसे जेल होगी और तुम आज ही रिहा हो जाओगे। नहीं साहब, मैं अपनी शिकायत वापस लेता हूं। इसे जेल मत भेजिए। रमेश, मैंने तुझे बर्बाद करने की कोशिश की और तू मुझे बचा रहा है। क्यों? क्योंकि सजा से इंसान टूटता है पर माफी से सुधरता है। मैं चाहता हूं तू जेल की कोठरी में नहीं बल्कि मेरे साथ ठेले पर अपनी गलती सुधारे। अब उस दिन से दो काफी अच्छे से ठेले पर काम करने लगे। सुबह साथ में ठेला सजाते, मसाले तैयार करते और शाम तक हंसते हंसते ग्राहकों को गर्मा गर्म समोसे परोसते। अब उनके बीच शक नहीं, सिर्फ साफ नीयत और पक्का भरोसा था। सुरेश ने मेहनत में कमी नहीं छोड़ी और रमेश ने हिसाब किताब खुलकर उसके साथ साझा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनका ठेला पहले से भी ज्यादा चलने लगा। लोग सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, उनकी ईमानदारी और भाईचारे के लिए भी आने लगे। जिस ठेले पर कभी ईर्ष्या की आंच थी, वहीं अब मेहनत की भट्टी जलती थी और उस भट्टी से उठती खुशबू में दोस्ती और विश्वास का स्वाद शामिल था।